हाँ बेटा, अपन सरल लोलक पढ़े थे। सरल लोलक में अपन ने काफी बातें पढ़ी। अब इधर देखो, सरल लोलक में अपन अच्छे के लेवल के क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो ये सब अपन ने ये दीवार लगा दी एक, है ना। बच्चा ऐसा क्वेश्चन देख के डर जाता है, ये बेटा क्वेश्चन देख के मत डर मेरे लाल। ये वर्टिकल बॉल, ये अपन ने 2 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये 3 डिग्री है, ठीक है। और ये L लंबाई का M द्रव्यमान का एक बॉल है, इसको 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ दिया। तो क्या मैं बोल दूं ये SHM करेगा यहाँ? लेकिन चूंकि ये 2 डिग्री पे छोड़ा था, ये 2 डिग्री तक ही आएगा अंदर। अरे बोलो ये तो 2 डिग्री उधर तो 2 डिग्री अंदर, तो 2 डिग्री का ये विस्थापन करेगा, मतलब SHM करेगा। तो क्या मैं बोल दूं दीवार से टकराएगा नहीं, क्योंकि ये जो जगह है वो 3 डिग्री की है। यस सर। तो इसका जो आवर्तकाल होगा T बराबर वो आ जाएगा 2π√L/g, क्योंकि SHM तो पूरा हो रहा है, दीवार का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे समझ में आ गई? तो दीवार बनाई जरूर है मैंने तिरछी, लेकिन 3 डिग्री पे 2 डिग्री पे तो रुक जाता है, तो दीवार से टक्कर नहीं हो रही। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, बाकी तो ये यही वाला SHM हो गया एक तरीके से। तो ये यही वाला SHM है, ठीक है। ये यस सर। आगे आ जाओ बेटा। अगर मान लो अपन ये दीवार को ले ले और ये इसको तिरछा यूं छोड़ दे, 2 डिग्री पे ले जाएंगे, ये लंबाई का, ठीक है। तो इसका सरल लोलक का आवर्तकाल बताना, और टक्कर प्रत्यास से टक्कर प्रत्यास से टक्कर, दीवार से टक्कर प्रत्यास से दीवार से टक्कर प्रत्यास से टक्कर। अब दीवार से टकराएगी, बिल्कुल टकराएगी प्रत्यास से। तो क्या मैं बोल दूं जब दीवार से टक्कर प्रत्यास से, तो यही हो जाएगा, ये टकराएगा, टकरा के वापस रिबाउंड होगा, ये लौटेगा और ये यहाँ पहुंचेगा। तो बोलूं जितने वेग से टकराया, जितने स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से लौट जाएगा, उतनी चाल से लौट जाएगा। सर वेग क्यों नहीं बोल रहे, दिशा बदलेगी, ठीक सर। तो क्या मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक याद है 1/4 चक्कर हो जाएगा, तो आयाम से माध्य स्थिति हो गई है। अगर ये दीवार नहीं होती तो पूरा यूं ही घूमता, अंदर तक जाता है, ये 2 डिग्री अंदर तक जाता। तो दीवार नहीं होती तो 2 डिग्री अंदर तक जाता। ये देखो येलो कलर वाला सोल्यूशन है ये, तो 2 डिग्री। लेकिन चूंकि दीवार आ गई तो मैं बोलूं टक्कर हो गई, तो ये T/4। देखो यहां से यहां तक जाने में लगा समय T/4, तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय T/4, फिर वापस यहां से वापस यहां तक आने में लगा T/4। तो T/4 यूं जाने में और T/4 वापस आने में, तो टोटल T/2 ही हो गया। अरे बोलो, तो T/4 जाने में, T/4 आने में T/2। क्लियर है? क्योंकि अंदर तो गए नहीं, तो आधा चक्कर हुआ, जस्ट आधा। देखो ये अंदर वाला आधा गायब हो गया ऐसे, तो आधा चक्कर हुआ। तो मैं बोलता हूं आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो T बराबर T/2 और ये आ जाएगा बेटा 2π√L/g का आधा, हाफ ऑफ दिस। ये बोल दो π√L/g। ये ठीक है, यस सर समझ में आ गई। चलो आगे आ जाओ। अगर इसमें अब जो देखो एम्स में क्वेश्चन पूछा है वो बताता हूं। अब इसमें जो सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, सबसे भारी लेवल का ये है। अगर यूं हो जाए जैसे मैंने यहां छोड़ दिया है ना 4 डिग्री में, और ये 2 डिग्री है, या 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब ये एंगल बढ़ा है। तो इस बार मैं बोल दूं माध्य स्थिति का आएगा, फिर अंदर जाएगा और टकराएगा। क्लियर है क्या? तो एम्स में ऐसा वेरिएबल में पूछा, मैंने न्यूमेरिकल दे दिया ए, तो टाइम कितना लगेगा क्वेश्चन है T ए। है ना 4π/3L/g B 3π√L/g C π√L/g D π/3√L/g। ठीक है, ये है ना, मान लो ये ऑप्शन है। अब एक बात बता मेरे लाल, अब इसको हल करना अपने को। तो क्या मैं बोल दूं पहले यहां से यहां तक जाना, तो T/4 है ना, प्रत्याश टक्कर है, टक्कर प्रत्याश, तो यहां से यहां तक जाना और फिर टकरा जाएगा, क्योंकि ये तो बोल दूं मैं आयाम के आधे पे, क्योंकि ये 4 तक जाना था इसको, ये मेरे लाल 4 डिग्री तक जाना था, पर 2 डिग्री पे ही दीवार आ गई। तो क्या मैं बोल दूं 2 डिग्री तक जाके टकरा के वापस लौट गया। तो 2 डिग्री जाना और 2 डिग्री आना, तो आयाम का आधा हो गया ये। तो 4 डिग्री T/4 ये, फिर यहां टकरा जाना, तो मैं बोल दूं ये आयाम के आधे पे जाके टकरा जाना और वापस T/4 पे लौट जाना। ये
तो t/4 ये और फिर t/4 वापस आते वक्त और ये अंदर। तो क्या मैं बोलता हूँ ये 4 डिग्री तक जाना था इसको, लेकिन 2 डिग्री तक गया, तो मैं बोलता हूँ ये आयाम के आधे तक गया, तो ये जाना और आना में टाइम। अब देखो आयाम के आधे तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो याद है स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने तेरे को फेजर में बता दिए। ये याद रखना बेटा, 0 से a/2 ये याद होना चाहिए, और a/2 से याद है मैंने बोला था माध्य स्थिति के इर्द गिर्द स्प्रिंग बहुत तेज घूमती है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, तो यहां से यहां तक t/4 लगता है बेटा, सारे टाइम याद कराए थे, और यहां से यहां तक लगता है बेटा कितना, t/12 जल्दी चलता है ना, और यहां से लगता है t/6। तो मैं बोल दूं यहाँ पे डबल टाइम लगता है 1:2, यहाँ पे जितना टाइम लगता है उसका डबल लगता है। और इन दोनों को जोड़ो t/4 आ रहा, देखो t/12 12 एलसीएम लिया, 12 एलसीएम लघुत्तम लिया, 1 + 2 3 से काटा तो 4 बार, 3 × 12 ठीक है। तो ये यहाँ पे t/12 और यहाँ t/6 याद होना चाहिए। 0 से a/2 तक जाने में t/12 और a/2 से a तक जाने में t/6, यहाँ ज्यादा समय लगता है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो 2 अनुपात 1 दुगुना समय लगता है a/2 से a तक जाने में। तो प्रथम आधा चलने में से दूसरा आधा चलने में दुगुना समय लगता है। यस सर, ओके चलो जाओ। तो कितना आ जाएगा, तो यहां से देखो तो समय कितना लगेगा t बराबर, तो अब देखो यहां से, तो मैं बोल दूं यहां से यहां तक t/12 ये कम, t/12 जाने में और t/12 आने में, तो टोटल समय कितना आ गया, चला जाओ। तो t बराबर t/4 + t/4 + t/12 + t/12 ये, तो यहां से 12 लघुत्तम लिया, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 3 + 1 + 1 ये इंटू t, तो 3 3 6 और 2 8 8/12 इंटू t, ये 4 से घटा 2t/3 ये समय आ जाएगा 2t/3 ठीक है। अब रखो मान, तो 2/3 और t का मान 2π√L/g ये हो गया हल, तो आंसर आ गया 4π/3 √L/g ये 4π/3 × √L/g ठीक है, समय आ गया। अब इधर ये तो हो गया पूरा हल, ए इधर देख, तो t/4 ये देख वापस समझाता हूं, t/4 t/12 फिर वापस t/12 प्रत्यास्थ टक्कर जितने चाल से टकराए उतने चाल से लौट के t/12 फिर t/4 सबको जोड़ दिया, तो t/4 + t/4 + t/12 + t/12 ये आ गया 2t/3 ठीक सर। अब देखो दिमाग लगाते, तो दिमाग लगाए तो मैं बोल दूं आधे चक्कर, जो ये समय लगेगा ये आधे चक्कर, देखो ये जा क्या था, यानी यहाँ दीवार थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ दीवार थी, ये यहाँ दीवार थी, तो मैं बोल दूं जस्ट आधा चक्कर हुआ। इससे पहले वाले में दीवार 2 डिग्री से भी ज्यादा पे थी तो पूरा चक्कर हो गया, तो यहां बोल दूं मैं दीवार बीच में आ गई ना, आधा चक्कर से ज्यादा हुआ और पूरा हो नहीं पाया क्योंकि पूरे से पहले दीवार टकरा गई। तो क्या मैं बोल दूं ये जो समय लगेगा बेटा, जो समय लगेगा वो आधे चक्कर से ज्यादा और पूरे चक्कर से कम, तो आधे से ज्यादा और पूरे से कम ठीक साहब। तो π√L/g से ज्यादा समय लगेगा और 2π√L/g से कम समय लगेगा, ये π√L/g से ज्यादा और 2π√L/g से कम, तो ये देखो ये 3π√L/g ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया, तो इससे भी ज्यादा है खत्म। π√L/g ये गलत क्यों, क्योंकि ये तो आधा, तो इससे ज्यादा और इससे कम, इससे ज्यादा और 2 पूरे राउंड से कम, आधे से ज्यादा और पूरे से कम, तो ये देखो ये आधे से भी कम है, ये आधा है, ये पूरे से ज्यादा है, ये आधे से कम है, आधा π√L/g ये आधे से भी कम है, देखो ये π√L/g में भी 3 का भाग लग रहा था, तो आधे से भी कम, गलत ये आ गया। ये देखो ना ये कितना है, ये देख 2 अलग कर दे इसका, इसका 2 अलग कर दे, तो मैं बोल दूं ये 2/3 × 2π√L/g है, तो क्या मैं बोल दूं ये 2/3 मतलब 0.67 सही बात है। तो पूरे आवर्तकाल क्या आधा होता है 0.5 से ज्यादा और 1 से कम है, 2π√L/g तो 1 से तो कम है 0.67 और 0.5 से ज्यादा, तो 0.5 से ज्यादा और 0.67 से कम, बिल्कुल ओके ठीक सर। ये कितना है बेटा, तो ये तो 1 से ज्यादा, देखो ये 2 का गुणा 2 का भाग करो ना, ये 3 है, तो 2 का गुणा 2 का भाग करो, तो मैं बोल दूं ये 1.5 है ठीक सर। ये इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करो बेटा, तो बोल दूं ये आधा है, जस्ट गलत, आधे से तो ज्यादा राउंड हुआ है। यस सर, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, तो ये एक चीज याद होनी चाहिए आपको ठीक सर। और देखो बेटा ये इधर देख, अगर मैं ये बोलूं तेरे को, देख एक और बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें, ये कण यहाँ पे संपीड़ित हुआ है और अगला ये बोल रहा है कि इसको मैंने संपीड़ित करके लगाया हुआ है, मतलब जितना ये रिले चाहिए था तो मैंने इसको ई संपीड़ित किया हुआ, कितना, या यूं समझ लो एक्स संपीड़ित है, एक्स संपीड़ित करके, ये अभी क्या है एक्स संपीड़ित है, एक्स
संपीड़ित है, संपीड़ित है। यदि कण को x और संपीड़ित करके छोड़ दे, ये x और संपीड़ित करके छोड़ दे, x और तो आवर्तकाल। अब समझना बात को, आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल बताओ। अब समझना, ये वही m द्रव्यमान का कण है और k स्प्रिंग देता है। वैसे तो 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या होता है, वैसे तो स्प्रिंग पेंडुलम का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या होता है, ठीक है, ये हमारे को पता है। लेकिन अब यहाँ पे पिक्चर अलग है, क्या बताता हूं। पहले ही x संपीड़ित है, फिर x और कर दिया, तो क्या मैं बोल दूं माध्य स्थिति यहाँ गई थी, ये माध्य है ना, और आपने ये 2x संपीड़ित कर दिया क्योंकि x पहले ही था, x और कर दिया, तो मैं बोल दूं ये 2x संपीड़ित है, ये 2x, तो ये 2x संपीड़ित है। अब 2x संपीड़ित से x संपीड़ित तक भेजना है, 2x से x तक, तो मैं बोल दूं ये 2x संपीड़ित है, वहां से x तक लाना है, तो मैं बोल दूं आयाम से आयाम के आधे तक लाना है। एक तरीके से 2x आयाम हो गया और x तक लाना है, मतलब माध्य स्थिति से 2x दूर से x दूर तक लाना है। तो क्या मैं बोल दूं पीछे वाली आधी दूरी चलानी है, क्योंकि 2x से 0 तक आने में t/4 लगेगा। अगर ये दीवार नहीं होती तो यहां से यहां तक आने में t/4 लगता, और याद है ये वाली दूरी कम समय में चलता और ये ज्यादा में, तो यहाँ t/6 लगता है और यहाँ t/12 भी याद कराया था मैंने। ये बेटा ये बात ध्यान रख, जैसे अगर किसी का आयाम, ये माध्य स्थिति है, माध्य, और ये आयाम 2x है, तो 2x से x आने में लगता है, 2x से x आने में लगता है t/6 और x से 0 आने में लगता है t/12। तो यहां से यहां तक आने में t/6 और यहां से यहां तक आने में t/12, तो बोल दो ये t/6 समय लगेगा यहां से यहां तक आने में, तो मैं बोल दूं यहां से यहां तक t/6 और यहां से यहां तक आने में वापस t/6, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा t बराबर, तो t बराबर आ जाएगा t/6 प्लस t/6, ये आ जाएगा बेटा स्मॉल t बराबर t/3, ये तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g का 1 है, ये उत्तर है, ये t लगेगा। समझ गए? तो t/6 2x से x तक आने में, फिर टकरा के वापस लौटने में, बस चक्कर पूरा हो गया, क्योंकि इससे इतना ही चक्कर है। तो 2x से x जाना और x से वापस 2x लौटना, ये चक्कर है अभी इस स्प्रिंग का। और उसमें टाइम कितना लगता है बेटा, t/6 प्लस t/6 t/3, तो उत्तर आ गया 1/3 2 पाई अंडर रूट l/3। समझ में आ गई? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये तो छोटे छोटे सरल लोलक हो गए, है ना, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, बड़े बड़े सरल लोलक का आवर्तकाल, बड़े सरल लोलक। अब बड़े सरल लोलक क्या होता है, अब देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल, बड़े सरल लोलक का आवर्तकाल। तो देखो t बराबर होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट, है ना, ये होता है l, सॉरी एक मिनट, ये 1/g 1/l प्लस ए, सूत्र याद रखो, क्योंकि अपने को पूरा डेरिवेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अपने से कोई पूछ ही नहीं रहा बड़ी लंबाई का आवर्तकाल, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, है ना, सूत्र याद रख लेना, है ना, ये 1/√g 1/l प्लस 1/r, ठीक है। ये कैसे आया वो डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, जरूरत नहीं है, और पहली बात तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। अब देखो बड़ी सरल लोलक का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है और आप यूं समझ लो कि सरल लोलक की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर कर दी, बहुत भयंकर बड़े बड़े, ये देख यहाँ सरल लोलक लटक रहा है त्रिज्या के बराबर, 6400 किलोमीटर लंबाई का ले लिया। या कई बार तो देखो मून पे इसका जो होता ना लटकन बिंदु मून पे, ये देखो चंद्रमा पे, ये चंद्रमा मून है ना, मून पे यहाँ लटकन बिंदु तो यहाँ है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, और फिर तो ये जबरदस्त बड़ी बड़ी, तो अनंत, ठीक सर। तो इसमें पहला पॉइंट है ना, जब एल आर की तुलना में बहुत छोटा हो, तो मैं बोलूँ ये तो छोटा हो गया, तो इसी से सारे बना रहा हूं, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ये है ना, जनरलाइज मतलब, अरे ये मतलब पूरा फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला। अब एल अगर बहुत छोटा हो आर की तुलना में, है ना, तो मैं बोल दूं अगर एल आर की तुलना में बहुत छोटा, तो 1/l 1/r की तुलना में बहुत बड़ा हो गया। अगर सरल लोलक बहुत छोटा है, लंबाई बहुत छोटी है ना, तो मैं बोल दूं 1/l 1/r की तुलना में बहुत बड़ा हो गया। अगर एल बहुत छोटा है तो इसका उल्टा बहुत बड़ा आ जाएगा, भैया तेरी 6400 किलोमीटर लंबाई, मेरी 1 मीटर है, अब अपने उल्टा करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक सर। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं अब यहां से 1/l प्लस 1/r 1/l प्लस 1/r लगभग 1/l हो गया, तो यहाँ पे 1/l लिख दो।
तो यहाँ से बोल दो आवर्तकाल कितना आ जाएगा, तो छोटे सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर तो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन ये आ गया 1 बाई एल और जी था ही तो ये एल ऊपर चला गया, तो मैं बोल दूं ये रूट एल बाई जी आ गया। और ये तो अपन पढ़ चुके, तो इसके बारे में सारी बातें अपन कर चुके। यस सर। अब आ जाओ, यदि एल मच ग्रेटर देन आर हो, ये बहुत ज्यादा हो जाए, अनंत लंबाई का बोलते इसको, मतलब अनंत लंबाई का सरल लोलक, अनंत मतलब पृथ्वी की 6400 किलोमीटर त्रिज्या से भी बहुत बड़ा, मतलब अब ये प्रकाशीय दूरियां है, अनंत लंबाई का सरल लोलक, ठीक सर। तो अनंत लंबाई के सरल लोलक की बात करते हैं, तो क्या मैं बोल दूं 1 बाई एल मच लेस देन 1 बाई आर हो जाएगा। तो अगर एल बहुत बड़ा है आर की तुलना में, तो 1 बाई एल बहुत छोटा हो जाएगा 1 बाई आर की तुलना में, तो 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर लगभग 1 बाई आर आ जाएगा। तो यहां से आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी अंडर रूट 1 बाई आर आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, ये आ जाएगा टी। अब देखो तो ये आ गया, तो टी बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, ये। अब आर और जी का मान रख दो और हल कर दो, तो ये आता है बेटा टी बराबर कितना आता है बेटा ये, तो टी बराबर आता है बेटा ये आता है 84.6 मिनट, कितना आता है ये आता है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट लगभग, ठीक है। ये आर बाई जी, ठीक है 84.6 मिनट, समझ गए। ये लगभग 90 मिनट के करीब आ गया, मतलब 1.5 घंटे करीब, तो लगभग बोल दो 1.5 घंटा। तो ये कब, जब अनंत लंबाई का ले लिया। अब अगर एल और आर तुलनात्मक हो, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए, एल बराबर आर, तो कितना आ जाएगा टी बराबर, तो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी, और यहाँ आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है। ये तुमने तब भी देखा, ये पृथ्वी में भी सुरंग बना के एसएसएम कराएंगे तब भी यही आवर्तकाल आएगा, इसलिए सीधा याद है 2 पाई अंडर रूट आर, 6400 किलोमीटर और जी का मान रख के हल कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना बेटा, तो अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल ही होता है। अब आ जाओ आर बार, ये एल और आर बराबर हो, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ये आर, तो ये 2 बाई आर, तो यहां से आ जाएगा आर अपॉन 2 जी। तो मैं बोल दूं जो पहले आंसर आया था उसका बाई रूट 2 आ गया, तो पुराने वाले आंसर का बाई रूट 2, तो मैं बोल दूं टी बराबर आ जाएगा बेटा 84.6 मिनट डिवाइड बाई रूट 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से टी बराबर आ जाएगा बेटा लगभग 59-60 मिनट के करीब आएगा, ये देख लेना, है ना। ये लगभग 59 पॉइंट कितना आता है यार, देख लो ना, रूट 2 का भाग लगा के 1 बाई रूट 2 0.707 होता है ना, तो ये 59 मिनट के आसपास आएगा, 59.6 देख लेना जो भी है, 59.2 जो भी देखे भाग लगा करके देख ले बेटा, हल एंड टू एंड। तो ये आ जाएगा हाँ 59.8 क्या, हाँ 8 मिनट, तो लगभग 1 घंटा आगे गया, लगभग 1। तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लंबाई के सरल लोलक, पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर के लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग 1 घंटा होता है, यानी कि 6400 किलोमीटर का बना के मैं उसको एसएचएम कराऊं तो 1 घंटा आवर्तकाल आएगा, और अगर अनंत लंबाई का ले लूं तो 1.5 घंटे के करीब आएगा आवर्तकाल। तो ये सारे सूत्र हो गए। तो ये अधिक लंबाई के सरल लोलक और छोटी लंबाई के सरल लोलक, तो मेरे हिसाब से सरल लोलक 100% कंप्लीट स्प्रिंग पेंडुलम अपन ने पढ़ ही लिया। अब कुछ स्पेशल एसएचएम अपन अगले टर्न पे बात करेंगे। हाँ बेटा, अब देखो अपन ने एसएचएम देख रहे थे, अपन ने सरल लोलक देख लिया था, अब अपने को देखना है ना सरल लोलक क्यों, इंग्लिश को कंपाउंड पेंडुलम को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, है जो भी बोलते हैं, मतलब फिजिकल पेंडुलम है ना, भौतिक दोलक, ठीक है, फिजिकल या भौतिक दोलक है ना, कंपाउंड पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, ठीक है, भौतिक लोलक, ठीक है, भौतिक लोलक, सुनना बेटा ध्यान से, भौतिक लोलक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इस प्रकार की कोई भी ज्यामिति है ना, ये इस प्रकार की कोई भी ज्यामिति है लटकी की है, ठीक है ना, यूं कर देते अपन इसको, ठीक है।
इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। इसका मान लो द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, ठीक है, और ये लटकन बिंदु एस, ठीक है, ये हो गया लटकन बिंदु एस और ये हो गया सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। इसको अपन ने विस्थापित करके छोड़ दिया है, देखो है ना, ये यहाँ पे अपन ने क्या करा इसको, ये विस्थापित करके छोड़ दिया ये द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। ये तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब द्रव्यमान केंद्र यहाँ गया, लटकन बिंदु ये रहा, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ mg लगेगा, देखा ये mg, ये तो पहले ये लाइन थी सीधी, ठीक है, ये थीटा कोण से विस्थापित हो गया है, ये अब लाइन ये चली गई, देखो, ठीक है, ये थीटा कोण से विस्थापित कर दिया इसको, कण को। तो ये जो ज्यामिति अपनी अजीब सी, इसको थीटा कोण से विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे mg बल लग रहा है, ये mg बल इसको बलागुण देगा, तो मैं बोलता हूँ ये यूं घूमेगा, बोलो ये यूं, तो r क्रॉस एफ, तो आप देखो ये लटकन बिंदु और द्रव्यमान केंद्र पे सारा mg लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ ये r हो गया, ये लंबाई ये होगी लटकन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। ध्यान रखना, ये जो लंबाई लिख रहा हूँ मैं, कौन सी लंबाई है, लटकन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी ls लिख रहा हूँ उसको, लटकन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी है ls। तो मैं बोल दूं ये सारा mg लग रहा है, और ये थीटा कोण, तो ये भी थीटा कोण हो गया क्या, ये थीटा कोण, ये तो ये mg और ये r, ये थीटा कोण। तो यहां से मैं बोल दूं बलागुण कितना आ जाएगा, तो लगने वाला बलागुण तो बराबर, तो बोल दूं mg है ना, r क्रॉस mg करते इसको, बलागुण कितना था r क्रॉस f, ये सदिश रूप में r क्रॉस f, तो r कितना हो गया, अच्छा, या फिर मैं लिख दूं rf sin थीटा, rf sin थीटा, तो बलागुण आपने घूर्णन गति में पढ़ा होगा rf sin थीटा। यहाँ पे अगर मैं इसको और लिखूं तो ये rf sin थीटा हो गया, बल इंटू बल की लंबत दूरी, इसको और लिखा जा सकता है f इंटू r sin थीटा, और r sin थीटा होती है बेटा बल की लंबत दूरी, और नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ सीधा दे रहा है, ये थीटा r होता है, ये जो घूर्णन अक्ष होती है उससे दूर की तरफ, तो r की दिशा ये हो गई, ये देखो ये r कैप है ना, ये r की दिशा दूर की तरफ हो गई घूर्णन अक्ष से। तो घूर्णन अक्ष से जिस बिंदु पर बल लग रहा होता है वहां की इसको सीधी मिलाने वाली दूरी बाहर की तरफ, ये होता है r कैप, ये हो गया mg बल, ये हो गया f हो गया इधर, r कैप इधर गया इधर, और ये हो गया इनके बीच का कोण थीटा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट rf sin थीटा मान रख लो, और ज्यादा अच्छे समझना है तो बल इंटू बल की लंबत दूरी, बल की दिशा, ये रही बल की लाइन, ये देखो ये रही बल की लाइन, तो और बलागुण को अच्छे से समझना है, तो बल की लाइन ये रही की लंबत दूरी ये रही, तो मैं बोल दूं ये हो गया l sin थीटा, ये ls sin थीटा, ये तो ये बल इंटू बल की लंबत दूरी l sin थीटा, ठीक साहब। तो यहाँ से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा ये, तो ये f हो जाएगा mg और ls sin थीटा, ये वाला गुण, ये वाला गुण, तो mg, तो ये mg की जो लाइन है इसकी लंबत दूरी l sin थीटा है, ठीक साहब। तो यहाँ से इसको लिख दो बलागुण बराबर mg l sin थीटा, mg ls sin थीटा, इसको लिख दो आई अल्फा, ये आई हो जाएगा लटकन बिंदु के सापेक्ष ये, और ये mg ls sin थीटा। अब यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, कोणीय त्वरण बराबर mg ls अपॉन आई, लटकन बिंदु के सापेक्ष है ना, लटकन अक्ष के सापेक्ष sin थीटा। अभी ये देख सिद्ध नहीं हुआ ऐसे, जब छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए, छोटे विस्थापन के लिए, छोटे कोणीय विस्थापन के लिए, छोटे कोणीय विस्थापन के लिए, विस्थापन के लिए अगर छोटा कोणीय विस्थापन होगा तो मैं बोल दूं क्या, यहाँ से sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं अपन, sin थीटा लगभग थीटा, बोलो बेटा, ये देखो, तो छोटे से विस्थापन के लिए ये यहाँ से mg, ये l sin थीटा, आ जाओ, आ गया, कितना आ जाएगा बेटा, ये छोटे कोणीय विस्थापन के लिए, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, बोलो, अल्फा बराबर mg ls अपॉन आई s थीटा, है ना। अब अगर अपन यूं देखें तो कोण मैंने घुमाया इसको एंटी क्लॉकवाइज और बलागुण लग रहा है, मतलब घूमने की दिशा त्वरण आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे दिशा तो यूं देखते अंदर की तरफ, तो ये देखो कोणीय विस्थापन हुआ इधर देख बाहर की तरफ, एक कोणीय विस्थापन, तो मैं बोल दूं यूं घुमाया तो कोणीय विस्थापन हुआ आउटवर्ड बाहर की तरफ, और r क्रॉस f, r इधर है, f नीचे, तो r क्रॉस f इनवर्ड आ रहा है, तो घुमाया इधर और घुमाया बाहर, मतलब दिशा देखो तो बाहर की तरफ है, और बलागुण की दिशा अंदर की तरफ है, ये घूमने की दिशा देख ले, घुमाया इधर और बलागुण ला इधर रहा है, तो मैं बोल दूं बलागुण घूमने का उल्टा लग रहा है, यूं भी सोच सकते हो आप, घूमने की दिशा घूमना चाहता है वो आपके विस्थापन का उल्टा है, आप विस्थापन कर रहे हो उधर और घूमना चाहता है इधर, आप विस्थापन कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत और घूमना घड़ी की दिशा में चाहता है, तो माइनस आ जाएगा। तो अगर सदिश रूप में लिखूंगा
और बाकी अगर इनकी कोणीय त्वरण और इसकी दिशा देखनी तो विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया बाहर की तरफ और कोणीय त्वरण हो गया अंदर की तरफ, आ गया उल्टा। तो मैं बोल दूं माइनस mgls अपॉन is इंटू थीटा, ये सदिश रूप में आ गया। तो बोल दो अल्फा इज समानुपाती माइनस थीटा, ये तो यहां से मैं बोल दूं ओमेगा स्क्वायर बराबर, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर mg है ना, तुलना मानक समीकरण से, तुलना मानक समीकरण से, तुलना मानक समीकरण से करने पर, समीकरण से करने पर, तो मानक समीकरण से तुलना करते कितना गया बोलो, ओमेगा स्क्वायर बराबर mg ls अपॉन is। यहाँ से ओमेगा बराबर कितना जाएगा बोलो, ओमेगा बराबर अंडर रूट mg ls अपॉन i, यहाँ से 2 पाई बाई t इज इक्वल टू mg ls अपॉन i। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट is अपॉन ये होता है i अपॉन mgl, ठीक है, ये होता है समझ लो। अब बेसिक तो यही है, तो आई हो गया घूर्णन अक्ष के परित जड़त्व गुण, ठीक है। अब देखो इधर देखना बेटा, अब क्या होता है, कई बार फॉर्मूला ये लिखा होता है ना, तो ये क्या लिखा होता है मैं बताता हूँ आगे फॉर्मूला। उन्होंने क्या द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, इधर देख, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या के, अगर मान लो इसके सापेक्ष जड़त्व गुण से घूर्णन त्रिज्या निकाल सकते हो, क्या क्या होती है घूर्णन त्रिज्या, जहां सारा द्रव्यमान मान के जो जड़त्व गुण निकाले, जिस बिंदु पर सारा घूर्णन त्रिज्या होती है अक्ष से वो लंबवत दूरी जहां पर सारा द्रव्यमान केंद्रित मान के जड़त्व गुण वही आ जाए इस उस कण का जो इस बॉडी का, इस पूरी बॉडी का है ना। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो इस बॉडी का जड़त्व गुण होगा उसको m के स्क्वायर के बराबर कर दूं तो मैं बोल दूं केंद्र से गुजरती हुई, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती हुई अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या आ जाएगी। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या निकाल रहा हूं मैं, तो ये आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं is को मैं लिख सकता हूं, इधर देख, अरे क्या लिखो, यदि द्रव्यमान केंद्र के परित घूर्णन त्रिज्या के है तो is बराबर m के स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। सर ये कैसे आया, m के स्क्वायर होगा द्रव्यमान केंद्र के परित और समांतर अक्ष प्रमेय से जो द्रव्यमान केंद्र के परित होता है प्लस md स्क्वायर, जहां d बराबर है ना, तो समांतर अक्ष प्रमेय से, समांतर अक्ष प्रमेय से चलो एक लाइन और लिख देता हूं, यह आ जाएगा I सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के परित जड़त्व गुण प्लस md स्क्वायर, जहां d क्या हो गया, दोनों लंबवत अक्षों के मध्य की दूरी है। तो मैं बोल दूं द्रव्यमान केंद्र से परित अक्ष हो गई है और is से परित अक्ष हो गई है, देखो द्रव्यमान केंद्र से परित अक्ष हो गई है और ये is हो गई है, इन दोनों में समांतर अक्ष प्रमेय लग गई है, देखो। तो बोल दूं ये दूरी हो गई l के बराबर। अच्छा यहां से कितना जाएगा, is बराबर m के स्क्वायर प्लस m ls स्क्वायर, ये समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रखने पर t बराबर 2 पाई अंडर रूट m के स्क्वायर प्लस ls स्क्वायर अपॉन mg ls, यहाँ से m से m गया, यहाँ से कितना जाएगा बेटा, ls को ऊपर रखा तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट है ना, ये g नीचे आई है, ls को ऊपर भेज दिया तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर बाई ls प्लस ls अपॉन g, ये k स्क्वायर बाई ls प्लस ls अपॉन g, ये 2 पाई अंडर रूट, ये सूत्र होता है बेटा। क्लियर है क्या, ये समांतर, तो ये भी सूत्र होता है। तो किताबों में कई बार ये डायरेक्ट लिखा होता है, हालांकि मैं इस सूत्र को सपोर्ट नहीं करता, क्यों, मतलब उसमें फिर रटाफिकेशन हो जाएगी। आप तो ये बेसिक ध्यान रखो, ये आया बेसिक से कुछ नहीं है, जड़त्व गुण निकाल के ये सूत्र बना दिया अपन ने, है ना, मतलब बलागुण निकाल के सूत्र बना दिया ये बलागुण। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपने थीटा विस्थापित करा, बल लगेगा, बल के कारण बड़ा गुण, ये घूमेगा तो अपन सारा हिसाब कर लेंगे। चलो आ जाओ एक दो क्वेश्चन करते, तो अपन बेसिक से करेंगे, मैं इससे करूंगा, ये सूत्र एंड टू एंड डिराइव करके इससे करूंगा, मैं तो कह रहा हूं उसको भी मार्क्स रट एंड टू एंड डिराइव कर लेना। चलो आ जाओ, चला
जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि है ना, ये देखो चित्र में दर्शाई छड़ को अल्प कोणीय विस्थापन देने पर, अल्प कोणीय विस्थापन थीटा देकर छोड़ने पर आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। पर एसएचएम का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। एसएचएम का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल टी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चला जाए। अगर मैं इसको अल्प विस्थापन दे दूं, थीटा है ना, ये अल्प कोणीय विस्थापन थीटा दे दूंगी। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे, ये देखो क्या द्रव्यमान केंद्र पे mg बल लगेगा। mg, और मैं बोल दूं ये थीटा कौन होगा, ये देखो ये थीटा, ये mg, और मैं बोल दूं ये लटकन बिंदु s हो गया और ये हो गया द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास। इनके मध्य की दूरी L/2 हो गई क्या। तो ये यहाँ लगा mg और ये दूरी L/2। आ जाओ यहाँ से देख, बोल तो बला गुण बराबर हो जाएगा RF R क्रॉस F। तो यहाँ आ जाएगा कितना, R हो गया L/2, F हो गया mg और ये हो गया साइन थीटा। ये बला गुण हो गया बेटा L/2 इंटू mg साइन थीटा, है ना, ये L/2 mg साइन थीटा, है ना, अल्प विस्थापन के लिए, है ना। और चाहो तो सीधा उसमें मान रखो बेटा, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं सीधा बोल दूं t बराबर कितना गया 2 पाई अंडर रूट IS, तो ये हो जाएगा ml² बटा 3, खुद की अक्ष का परित ml² बटा 3 अपॉन mg ls, नीचे ls आता है और ls क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र में लटकन बिंदु के मध्य की दूरी ls, तो ls की वैल्यू लिख दो L/2। ध्यान रखना यहाँ L नहीं आता है, ls आता है। लटकन बिंदु और द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी था L/2 लिख दिया, तो ये ml गया, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो मैं बोल दूं 2L/3g, ये 2 पाई t बराबर 2 पाई अंडर रूट 2L/3g। ठीक है, तो ये mg बला गुण सारी बात है। ठीक है, ऐसे ही वलय ले लो, वलय, ये देख वलय को विस्थापित करके छोड़ दे। एक और करते हैं, अच्छा उस सूत्र से भी करके देख लेते हैं, इसको एक और तरीके से करते हैं क्या, और दूसरा सूत्र दोनों उससे भी करके देखते हैं। अच्छा मेथड 2 ये देख, मेथड 2 वो तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट k² प्लस ls अपॉन g रखो इसमें। अब यहाँ पे k क्या था, द्रव्यमान केंद्र के परित गुण, द्रव्यमान केंद्र के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित, से गुजरने वाली अक्ष के परित घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित ml² बटा 12 होता है, तो बोल दो mk² बराबर ml² बटा 12, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित घूर्णन त्रिज्या, तो ये बटा 12, तो यहाँ से बोल दो ये k² बराबर L² बटा 12 आ जाएगा, तो k² का मान आ गया सीधा L² बटा 12, और ls बराबर L/2 है, ये लटकन बिंदु और द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी रख दो उसमें। तो ये दोनों मान समीकरण एक में रखने पर ये इसमें रख दो, आ जाओ कितना आ जाएगा t बराबर, तो बोल दो t बराबर 2 पाई अंडर रूट, है ना, k² कितना आ जाएगा L² बटा 12 अपॉन L/2 प्लस L/2, है ना, k² बाई ls प्लस ls अपॉन g। देखो सेम ही आ रहा है क्या, तो यहाँ से L से L गया बेटा, 12 से 2 गया 6 बार, तो यहाँ से बोल दो 2 पाई अंडर रूट L/6 प्लस L/2 अपॉन g, यहाँ से कितना जाएगा बेटा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट, तो 6 लघुत्तम दिया 3 4, है ना, 4L/6, है
है ना जी, 4L/6G, 4L/6G। ये तो यहाँ से आ जाएगा T बराबर 2π√2L/3G, ये 2L/3G। सर सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर। तो ये हो गई छड़। ठीक है, सब वलय का भी कर लेना एक, ये आ जा, ये देखो बेटा, है ना, वलय का टाइम क्या हो गया। तो ये देखो एक वलय है, वलय ले लो, चकती ले लो, कुछ भी ले लो, मैं वलय का कर रहा हूँ। ये तो वलय की सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर कोई बिंदु के सापेक्ष इसको लटका दिया, चूड़ी है आपकी, चूड़ी को लटका दिया है ना, एक कील लगा के चूड़ी में छेद करके लटका, अब इसको विस्थापित करके छोड़ दिया थीटा कोण पे, है ना, ये है ना, ये m द्रव्यमान r त्रिज्या की, m द्रव्यमान r त्रिज्या की वलय, ये हाँ, m द्रव्यमान वो r त्रिज्या, वो r त्रिज्या की वलय को विस्थापित करके छोड़ने पर, करके को अल्प विस्थापित, को अल्प विस्थापित करके, विस्थापित करके छोड़ने पर विसर्जन का वर्तन का ये वलय को थीटा कोण पर विस्थापित करके छोड़ दिया, तो बोल दो कितना आ जाएगा, बोलो। तो ये दूरी हो जाएगी कितनी, लटकन बिंदु और इसकी द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बोलो। ये LS बराबर R, यहाँ से आ जाएगा बेटा बलागुण बराबर, या छोड़ो डायरेक्टली को T बराबर, बोलो कैसे होता था, 2π√I हो जाएगा यहाँ पे IS बटा MGLS, और आपको पता है LS हो जाएगा ये R, ये लटकन बिंदु और द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी, और I ये लटकन बिंदु के सापेक्ष जड़त्व गुण। तो याद है केंद्र के सापेक्ष mr² होता है, ए वलय का केंद्र के सापेक्ष mr², तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2mr², क्योंकि समांतर अक्षरों में लग जाएगी। अरे यहाँ mr² होता है तो mr² + mr², क्यों, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष और इसके मध्य दूरी r है, तो समांतर अक्षरों में से, तो मैं बोल दूं IS समांतर अक्षरों में से तो निकाल लेंगे। तो सर पता है, तो वलय का अपनी परिधि पर किसी बिंदु के सापेक्ष और तल के लंबवत अक्ष के प्रति 2mr² होता है बेटा। ये सब जड़त्व गुण में देखो आप, mg और l का मान r, अगर आपको गुणन नहीं आता तो गुणन पढ़ो पहले, ठीक है, उसके बिना तो आप ये नहीं पढ़ पाओगे। 2π√2r/g, मतलब जड़त्व गुण निकालना थोड़ा सा सीख लो, और बाकी सब क्या है, सॉरी जड़त्व गुण पूरा आना चाहिए, वलय वगैरह सबके छोटी छोटी जान मिलती हो गया, और बला गुण निकालना सीख लो, तो फिर ये समझ में आएगा। तो ये 2r/g, ठीक है, और चाहो तो उस सूत्र से भी कर लेना, दूसरे वाले से, ठीक है, ले उससे भी कर लेते, मेथड 2 बेटा, 2 क्वेश्चन दोनों सूत्रों से कर ले। तो T बराबर 2π√k² बटा k क्या द्रव्यमान केंद्र के परिधि अपॉन LS प्लस LS अपॉन G, ये सूत्र होता है, ठीक सा। तो यहाँ से k² बराबर, बोलो कितना आ जाएगा, तो ये k होता है द्रव्यमान केंद्र के, k द्रव्यमान केंद्र के परिधि, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली घूर्णन से गुजरने वाली अक्ष के परिधि त्रिज्या, ठीक है ना, वो समझ जाना। तो यहाँ से मैं बोल दूं, ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष तो mk² बराबर mr² होता है, mr², ठीक है, तो m से m कट गया, तो मैं बोल दूं k² बराबर r², और यहाँ जाओ LS बराबर r, क्यों, द्रव्यमान केंद्र और लटकन बिंदु के बीच की दूरी, तो रखो ऊपर, तो रखो कितना आ जाएगा, यहाँ से बोल दूं T बराबर 2π√, ये आ जाएगा बेटा r² अपॉन r प्लस r अपॉन g, तो यहाँ से आ जाएगा 2r/g, ये एक r कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2r/g। सर समझ में आ गई? तो दोनों सूत्र में आप ध्यान रखो LS क्या है और K क्या है, बस बाकी सब ठीक है, ओके। और जड़त्व गुण कौन सा लेते हैं, तो लटकन बिंदु के परिधि निकालना पड़ेगा वो, ठीक सर। तो ये हो गया भौतिक लोलक, ठीक है। तो अपना ये भौतिक लोलक खत्म हो गया। अब अपने को थोड़ा सा क्या है, स्पेशल SHM पढ़ना है, ठीक है। स्पेशल SHM अपन एक दो स्पेशल SHM देख लेंगे, ठीक है बेटा।
हाँ बेटा इधर देखो, ये कुछ स्पेशल एसएचएम देखना अपने को। ये देखो बोल का पृथ्वी में मनी सुरंग में गति, तो ये बोल है अपनी, है ना, सॉरी पृथ्वी है अपनी। पृथ्वी के अंदर ये सुरंग बना दी मैंने व्यास के परित, और एक बना दी जीवा के परित। ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं व्यास के परित। तो याद है केंद्र पर कुल बल शून्य होता है। ये सारे द्रव्यमान बराबर बराबर बल लगा के काट देते हैं। केंद्र से x दूरी पर ये एक m द्रव्यमान की बोल रखी, केंद्र से x दूरी पर m द्रव्यमान की बोल रखी। ये तो क्या बोलते, अंदर की तरफ एक बल लगेगा mg डैश। तो केंद्र से x दूरी पर बोल रखी तो उस पर mg डैश बल लगेगा, तो ये त्वरित होगी, ये त्वरित होगी बोल। तो यहां से x दूरी पर बोल रखी वो त्वरित होगी, क्यों? क्योंकि बल लगेगा। और गहराई में बल कितना लगता है? गहराई में गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है इसका सूत्र हमें पता है, याद है? gm अपॉन नीचे r क्यूब आता है इनटू स्मॉल r, याद है? स्मॉल r होती है केंद्र से दूरी। अरे बोल बेटा, ये तो सर ये हो गया। तो r दूरी पर या x दूरी पर बल कितना होगा? तो इस पोल पे बल लगेगा, उससे त्वरित होगी। और मैं बोल दूं माध्य स्थिति से इधर विस्थापन करा, बल इधर लग रहा है तो माइनस आएगा। तो यहां से बोल दूं बोल पर माध्य स्थिति से एक दूरी पर लगने वाला बल, तो बोल दूं f डैश गुरुत्वीय बल। तो ये देखो f डैश बराबर m g डैश। तो यहां से m और g का मान आ जाएगा बेटा gm अपॉन x क्यूब, सॉरी r क्यूब, पृथ्वी की त्रिज्या का क्यूब इनटू स्मॉल r या x। ये बल, ये m पृथ्वी का द्रव्यमान है बेटा, ये ध्यान रखना है बल। और ये कण का द्रव्यमान है, कण का बल। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण में पृथ्वी का द्रव्यमान आता है, ठीक सर। तो यहां से आ जाएगा बेटा gmm अपॉन r क्यूब इनटू x। और ये क्या केंद्र से दूरी है। और अगर सदिश रूप में, अच्छा इसको m इनटू a कर दूं, तो यहाँ से m से m गया। और अगर इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा। अरे बोलो पहले, चल अगले स्टेप में लिखते हैं। तो सदिश रूप में लिखने पर a बराबर माइनस, सर माइनस क्यों आया? क्योंकि विस्थापन आगे और त्वरण पीछे है ना, r क्यूब इंटू x, ये सदिश रूप में। तो यहाँ से बोल दूं a समानुपाती माइनस x है, तो a समानुपाती माइनस x, अतः गति SHM, अतः गति SHM। अरे बोलो गति SHM है। तुलना, तुलना मानक समीकरण a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से करने पर करो मानक समीकरण से। तो मैं बोल दूं यहाँ से कितना जाएगा बोलो? तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बोलो कितना जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर gm अपॉन r क्यूब। यहाँ से ओमेगा बराबर अंडर रूट gm अपॉन r क्यूब। यहाँ से 2 पाई बाई t बराबर अंडर रूट gm अपॉन r क्यूब। यहाँ से t कितना आ जाएगा बोलो? तो t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm। तो 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm, ठीक है? ये आ गया, क्लियर है क्या? ये अब इसको मैं लिख दूं, ये gm अपॉन r स्क्वायर को स्मॉल g, तो इसको 2 पाई अंडर रूट कैपिटल r, एक r अलग कर दिया, और gm अपॉन r स्क्वायर को स्मॉल g लिख दिया। ये ठीक, ये आवर्तकाल का एक और सूत्र। ये दोनों सूत्र याद रखना बेटा। समझ गया? ये हो गया इसको हल। ये दोनों मान में देखो 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या, ये रखे हल करने पर ये पहले भी करा था अपन, याद है? एल बराबर, याद करिए कब करा था अपन ने, उसमें अनंत लंबाई के सरल लोलक आवर्तकाल। तो याद है कितना आता था? टी बराबर 84.6 मिनट, याद है? लगभग 1.5 घंटा। तो ये लगभग 1.5 घंटा आ जाएगा, 84.6 मिनट। क्लियर है? तो लगभग 1.5 घंटा, तो लगभग 1.5 घंटा। तो पृथ्वी की सुरंग में, अब ध्यान देना बेटा, पृथ्वी के सुरंग में, व्यास के परि सुरंग में अगर आप माध्य स्थिति से थोड़ा सा कण को विस्थापित करते हो, तो ये जो SHM करता है, ये कण SHM करेगा, तो ध्यान रखना व्यास के लिए SHM करेगा। और इसके SHM का आवर्तकाल 84.6 मिनट होगा। देख ले, विस्थापन पर निर्भर नहीं कर रहा, आवर्तकाल नियत है। क्या मैं बोल दूं? ये आवर्तकाल नियत आया, नियत। देख लो, आप विस्थापन पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो बोल दो ये आवर्तकाल नियत है, विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। आप मर्जी जितना विस्थापित कर दो, आवर्तकाल फिक्स रहेगा 84.6 यानी कि 1.5 घंटे। तो आवर्तकाल नियत है, 1.5 घंटे नियत है, नियत, ठीक है? विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। तो विस्थापन पर नियत नहीं करता, आवर्तकाल विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल नियत है। और 84.6 यानी कि लगभग 1.5 घंटा इसका आवर्तकाल है। सर समझ में आ गई? क्लियर है क्या? चलो सर, तो सुरंग में अब सर ये तो व्यास के परित हो गया जब, तो ठीक है। जीवा के परित, ठीक है। तो एक जीवा में सुरंग बनाई, तो अब देखो इसकी इस बार माध्य स्थिति ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस लाइन पर SHM कर रहा है वहां पर बल शून्य का है। तो यहाँ पे देखो क्यों? क्योंकि कण जब यहाँ होगा तो बल इधर mg नीचे लगेगा, और वो इससे अभिलंब प्रतिक्रिया बल से संतुलित हो जाएगा। मैं बोल दूं ये mg नीचे लगेगा, जो कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल से संतुलित हो जाएगा इनसे। यस सर।
तो यहां से अगर x विस्थापित कर दूं वैदिक बाध्य स्थिति से, ये x, तो ये माध्य स्थिति हो गई, तो माध्य स्थिति माध्य, ठीक है, ये x विस्थापित करा, तो क्या मैं बोल दूं इस बार कण पे बल, ये देखो ये केंद्र की तरफ लगेगा, mg उधर थोड़ी लगेगा, इधर लगेगा, ये x, ये देखो ये हो गया, इधर देखना ये x दूरी विस्थापित करी, ठीक है, और ये माध्य स्थिति से x हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, और ये कोण देखो ये mg डैश, ये स्मॉल m, बल लगेगा m, कण का द्रव्यमान m, और ये g डैश, ये ठीक है, ये g डैश, ये समझ गए, और ये कोण थीटा हो गया, ये इसको थीटा बोल रहा हूँ। सर क्यों बोल रहे हो इसको थीटा, ताकि ये दूरी मैं r बोल दूं, क्योंकि बल के लिए तो ये चाहिए कि दूरी, इससे थोड़ी मतलब ये r बोल दी केंद्र से दूरी, तो बोल दो केंद्र से दूरी, इसको r बोल दिया, और ये mg डैश लग रहा है इसका ये वाला घटक, इसको वापस लाएगा, तो मैं बोल दूं ये त्वरित करेगा ये वाला घटक a, तो बल का ये वाला घटक वापस अंदर लाएगा, आ जाओ, तो यहां बोल दूं मैं कण पर लगने वाला बल, पोल पर लगने वाला बल F बराबर, तो बोल दो m g डैश, ठीक है, ये केंद्र की ओर, किधर है केंद्र की ओर, केंद्र O की ओर, ध्यान ना ये बल है ना, ए उस लाइन पर नहीं है जो SHM करवाएगा, ये वो वाला बल नहीं है, इधर देखो ये बल केंद्र की ओर है, ये इधर लगेगा केंद्र O की ओर, ये O डैश है, ये O डैश, समझ गए, तो बोल दो गति की रेखा पर घटक है ना mg डैश, गति की रेखा पर घटक, या यूं लिख दो पहले, इसको पूरा लिखो, यहां से F बराबर कितना आ जाएगा बेटा m, और ये gm अपॉन r क्यूब इंटू r, ये है ना, इस बल का माध्य स्थिति की ओर घटक, माध्य स्थिति O डैश की ओर घटक, ये, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो मैं बोल दूं क्या आ जाएगा, F डैश बराबर F cos थीटा, ये माध्य स्थिति की ओर घटक, ये देखो ये F डैश बोल रहा हूं इस बल को, इधर देख ये F डैश, ये इधर, तो ये F डैश बोल रहा हूं इस घटक को, ये F डैश, ये वाला बल F डैश बोल रहा हूं, ये, तो इस बल का ये वाला घटक, तो F cos थीटा है ना, ये F है तो ये F cos थीटा, ठीक है, तो लिखो F cos थीटा कितना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा F cos थीटा, रखो कितना हो गया F cos थीटा, तो यहाँ से F डैश बराबर मैं बोल दूं m g डैश, जो कि कितना m, ये लिख दो gm अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r cos थीटा, और ये r cos थीटा कितना हो जाएगा, माध्य स्थिति से दूरी x, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा F डैश बराबर m gm अपॉन r क्यूब इंटू x, अब ये देखो यहाँ पे ma लिख दो, है ना, अभी सदिश रूप में नहीं लिखा मैंने, है ना, सिर्फ मान लिख रहा हूँ, अपॉन r क्यूब इंटू x, यहाँ से m कट गया, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा बेटा त्वरण, अब सदिश रूप में लिख रहा हूँ, तो बोल दूं विस्थापन आगे त्वरण पीछे, और घटक सब कर लिए मैंने, तो माइनस gm अपॉन r क्यूब, आपको जान के ताज्जुब होगा कि फिर से सरल आवर्त गति आ गई, a समान और वो की वही आई, तो मैं बोल दूं बल का घटक हो गया, अपने आप सारा सिस्टम वही सेट हो गया, तो a समानुपाती माइनस x, अतः गति SHM, अतः गति SHM है, बोलो, और गति SHM है, तो मैं बोल दूं तुलना मानक समीकरण से, मानक समीकरण से करने पर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से तुलना करने पर कितना आ जाएगा, बोलो ओमेगा स्क्वायर वही पूरा वही gm अपॉन r क्यूब, है ना, तो t बराबर वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm, सब कुछ वही बेटा, और करके लिख दो क्या, t बराबर 2 पाई अंडर रूट r y स्मॉल g, हल करने पर वही सब कुछ 84.6, हल करने पर t बराबर 84.6 मिनट है, लगभग 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा लगभग 1.5 घंटा, बिल्कुल ओके। तो चाहे व्यास के परिध, तो मुद्दे की बात क्या बेटा, आप चाहे व्यास के परिध छोड़ो चाहे जीवा के परिध छोड़ो, करता है SHM में गण, ठीक है, थोड़ा बाहर निकाल के छोड़ता मैं SHM गण को, ये थोड़ा h ऊंचाई में, तो फिर सरल आवर्त गति नहीं होती, क्यों, क्योंकि बाहर बल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे बल r के आता आकर्षण जाता अंदर ही, समझना बेटा, थोड़ा ऊंचा छोड़ता दो, पर अब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और या फिर छोटी मोटी ऊंचाइयों तक नियत बल मानते हैं, पर गुरुत्वीय त्वरण नियत मानते हैं,
तो क्या मैं बोल दूं या तो नियत मानोगे और ज्यादा ऊंचाई तक पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूर ले गए तो होगा तो आकर्षण का बल, लेकिन आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं बोल दूं ये बल अब विस्थापन के समानुपाती नहीं है, विस्थापन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या मैं बोल दूं अभी एसएचएम नहीं है, क्या ये एसएचएम नहीं है, लेकिन हाँ दोलन होगा। जिस प्रकार की गति यहां से यहां तक होगी केंद्र तक, वैसी की वैसी इधर होगी। जैसे यहां से यहां तेज हुआ फिर यहां से यहां तेज हुआ, वैसे यहां से यहां धीरे और फिर वैसा वैसा। तो क्या मैं बोल दूं दोनों तरफ सममित गति है और एसएचएम नहीं है, दोलन है। तो मैं बोल दूं दोलन गति करेगा, तो दोलन, तो ऊंचा छोड़ने पर दोलन। तो ध्यान रखना व्यास के परिधि दोनों, तो ये सरल आवर्त गति है, तो ये स्पेशल एसएचएम हो गया। अब द्रव में कण की गति, द्रव में कण की गति आ जाओ, तो थोड़ा उत्प्लावन बल का ध्यान होना चाहिए। द्रव में कण की गति ना, ये देखो अब जैसे अपना द्रव ले लिया अपन ने, अब देखो क्या होता है इसमें, अलग अलग किताबों में अलग अलग, कोई रो किसको लिखता है, कोई डी किसको लिखता है। अपन इतनी रामायण नहीं करेंगे, अपन तो लिख देते हैं रो द्रव, उसमें क्या माथापोटी खत्म, रो लिक्विड और रो ऑब्जेक्ट, ये रो वस्तु। अब इसमें लफड़ा ही खत्म। अब वो अगला रो किसी को लिखे, सिग्मा किसी को लिखे, डी किसी को लिखे, बाहर में गया। ये रो ऑब्जेक्ट और ये रो लिक्विड, ठीक सा। अब इधर देखना, ठीक है, ये रो ऑब्जेक्ट। अब देखो ये द्रव हो गया, ठीक है, ये ए क्षेत्रफल, एल लंबाई और ये एक्स डूबा हुआ है मान लो, क्या एच कर दो इसको, एच ऊंचाई कैपिटल एच, और ये स्मॉल एच डूबा हुआ है, ठीक है, स्मॉल एच, ठीक है, एक्स कर दे चल, या चले एच कर दे एच, ठीक है। और ये साम्यावस्था में है ना, अभी वस्तु साम्यावस्था में, वस्तु साम्यावस्था में है। तो क्या मैं बोल दूं mg बराबर उत्प्लावन बल होगा, mg बराबर उत्प्लावन बल, कण का जो द्रव्यमान भार है वो उत्प्लावन बल के बराबर होगा। और कण का भार कितना होगा, तो कण का भार हो जाएगा कण का घनत्व इंटू कण का आयतन इंटू जी, और उत्प्लावन बल कितना हो जाएगा द्रव का घनत्व इंटू विस्थापित आयतन, विस्थापित द्रव का आयतन इंटू जी, ठीक सा। अब देखो रो ऑब्जेक्ट और आयतन कितना हो जाएगा, ये रो ऑब्जेक्ट ये, और ये आयतन कितना हो जाएगा, ये कण का AH जी बराबर रो लिक्विड द्रव का घनत्व इंटू V विस्थापित द्रव, ये रहा, ये इधर देखो विस्थापित द्रव, ये विस्थापित द्रव, इतना द्रव हटाया, कितना हो जाएगा ये, तो मैं बोल दो विस्थापित द्रव का आयतन कितना हो जाएगा बोलो, तो रो ये कण का रो लिक्विड, तो मैं बोल दो विस्थापित आयतन A इंटू H, ए हो गया क्षेत्रफल, ये आधार का ये H, इतना विस्थापित द्रव इंटू जी। क्लियर है क्या, ठीक सा। ये समीकरण 1 बन गया, मैं काटा काटी कुछ नहीं कर रहा हूं, ये समीकरण 1, ठीक है। अब ये तो अभी साम्यावस्था, अगर मैं x इसको नीचे सरका दूं, ये x नीचे सरका दिया, विस्थापित करा थोड़ा सा, ये x, ये अब मैं बोल दूं माध्य स्थिति से x नीचे सरकाया, तो मेरे को सिद्ध करना है कि इस पे जो ऊपर बल लग रहा है वो समानुपाती होगा इस x के, और लगेगा ऊपर, बिल्कुल सही, और लगेगा तो ऊपर ही, क्यों, क्योंकि विस्थापित द्रव बढ़ गया तो भार तो mg तो वही रहेगा, विस्थापित द्रव बढ़ने से उत्प्लावन बल बढ़ जाएगा। तो बोल दूं कण को x विस्थापित करने पर, कण को नीचे की ओर x विस्थापित करने पर मैं बोल दूं उत्प्लावन बल बढ़ जाएगा, Fb माइनस mg बराबर m पर ऊपर की ओर त्वरित होगा, बोलो, तो Fb बढ़ जाएगा mg से, तो ये अब देखो, तो यहां से Fb कितना आ जाएगा बेटा, रो लिक्विड V विस्थापित इंटू जी माइनस mg, mg कितना हो जाएगा, रो वस्तु V g बराबर m, वही रो द्रव V इंटू A, ये आ जाओ। अब ये देखो, अब ये विस्थापित इस बार बदल गया, क्या, रो लिक्विड, और ये विस्थापित हो जाएगा AH प्लस x g माइनस रो ऑब्जेक्ट V g बराबर रो लिक्विड, रो लिक्विड क्या रहेगा, रो वस्तु आएगा ना, रो वस्तु V g, रो वस्तु V A, वस्तु का भार था ना में, ठीक है। अब यह देखो समीकरण 1 में ये मान रहे अपने पास, इसलिए मैंने काटा नहीं था, ये देख रो नोट AH g बराबर ये कितना,
रो वस्तु रो द्रव एच जी के बराबर है ना। तो आ जाओ यहाँ, तो ये देख, ये रो नॉट वी क्या था, एच जी। तो क्या मैं बोल दूं ये मान पता आपने को, तो समीकरण एक से ये मान रख देता हूं, एच जी का मान समीकरण एक से, समीकरण एक से। और ये समझ लेना ये H प्लस है, ये पुराना उत्प्लावन बल है। ये देखिए ये पुराना उत्प्लावन बल है यहाँ तक, ये इंटू जी, ये पुराना, ये x से थोड़ा सा उत्प्लावन बल बढ़ गया, तो पुराना उत्प्लावन बल तो पुराने mg के बराबर था। याद है पहले पुराना उत्प्लावन बल mg के बराबर था, ये देख पुराना उत्प्लावन बल mg के बराबर था। ये तो मैं बोल दूं मैं यही तो कर रहा हूँ, ये जो बार है, वस्तु का बार, रो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु का बार जो है वो पुराने उत्प्लावन बल के बराबर कर रहा हूँ। ये देख h इंटू है, पुराना उत्प्लावन विस्थापित द्रव है। तो क्या बोलते इसको रो, ये पहले वाले पुराने उत्प्लावन बल को mg से काट रहा हूँ, तो समीकरण एक से कट जाएंगे। तो यहाँ से बोल दो रो एल, समीकरण एक से क्या लिखा मैंने, ए समीकरण एक से रो नॉट ए एच जी, ये वस्तु का भार बराबर रो लिक्विड ए स्मॉल एच जी, ये बस ये रख दिया तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो, तो रो लिक्विड ए जी एक्स बराबर रो नॉट, ये वस्तु का भार ए एच इंटू स्मॉल है। तो बोल दो ये ए गया, ये एच वस्तु का, तो यहाँ से ए कितना गया, तो ए बराबर, ध्यान से देखना त्वरण बराबर, ये उधर भेजा रो लिक्विड जी अपॉन रो वस्तु एच, ये एच पूरा है, या एच कैपिटल एच है वस्तु एक्स। अब सदिश रूप में लिखने पर ए, तो याद है विस्थापन नीचे करा तो त्वरण ऊपर है बेटा, बड़ा कचरा डेरिवेशन है लेकिन करना तो पड़ेगा। जी रो नॉट एच, ये आ गया इंटू एक्स, ये तो मैं बोल दूं ए समानुपाती माइनस एक्स, अतः एसएचएम है। और ध्यान छोटा मोटा विस्थापन, विस्थापन चाहे ज्यादा अगर चाहे कम, द्रव के अंदर वस्तु का विस्थापन कितना ही करते हैं, कम ज्यादा, कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ा, तो हमेशा एसएचएम है, चाहे कम विस्थापन कर चाहे ज्यादा, समानुपाती एक्स। तो अतः गति एसएचएम, अतः गति एसएचएम, ठीक सा। यहां से बोल दो तुलना, तुलना ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने पर बोलो कितना जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर रोल क्या था, अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, रो लिक्विड जी ऊपर, रो लिक्विड जी ऊपर, रो वस्तु एच नीचे। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना जाएगा बेटा, अंडर रूट रो लिक्विड जी ऊपर, रो वस्तु एच नीचे। यहाँ से टी बराबर कितना जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट है ना, 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर ये रो ऑब्जेक्ट एच ऊपर, रो लिक्विड जी नीचे, ये आ गया, समझ गए, ये आ गया एसएचएम का अर्थ। पर यार बड़ा बेकार सा डेरिवेशन हुआ, पहले साम्य अवस्था निकाली mg बराबर, उससे वस्तु का भार बराबर पुराना उत्प्लावन बल करा, इसको समीकरण एक दी, फिर थोड़ा विस्थापित करा तो उत्प्लावन बल बढ़ गया, तो ऊपर वाला बल बढ़ गया, तो नया उत्प्लावन बल ये डैश कर दो बली माइनस mg बराबर ma करा, ये m दोनों सेम ही है, ये वस्तु का ही है ना, हाँ। फिर ये पूरा उत्प्लावन बल का मान रखा और ये mg का रखा, और ये यहाँ पे h, दोनों जगह h कर दो, ये तो मैं बोल दूं ये वस्तु का आयतन a इंटू एच हो गया पूरी ऊंचाई, और a हो गया आधार का क्षेत्रफल, तो ये पूरे बेलन का आयतन आ गया। ये हो गया क्या नया उत्प्लावन बल, तो उसमें h प्लस एक्स, याद है गहराई h प्लस एक्स इंटू क्षेत्रफल, ये तो ये घटाया, ये करके हल करा तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा तरीका मैं बताऊं, डायरेक्ट सुनना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मैं बोल दूं इसको नीचे दबाया तो इतना अतिरिक्त उत्प्लावन बल आएगा, देख इतना अतिरिक्त द्रव विस्थापित हुआ, डायरेक्ट कर रहा हूं देखना एक लाइन में। तो मैं बोल दूं पहले तो सामने अवस्था थी, नीचे दबाने से इतना अतिरिक्त विस्थापित हुआ द्रव, तो इतना जितना द्रव अतिरिक्त विस्थापित हुआ उतना अतिरिक्त उत्प्लावन बल आ जाएगा। तो देख यहां से मेथड 2 दूसरा तरीका, मेथड 2 है ना, F उत्प्लावन अतिरिक्त बराबर m है, यही तो त्वरित करेगा अतिरिक्त उत्प्लावन बल, और अतिरिक्त कितना है, तो क्या मैं बोल दूं रो द्रव का घनत्व, और कितना अतिरिक्त विस्थापित, मैं बोल दूं v अतिरिक्त विस्थापित आयतन, अतिरिक्त विस्थापित, तो जो अतिरिक्त विस्थापित आयतन है वो इंटू जी बराबर m कितना हो गया, कण का भार, तो रो वस्तु ah, कण का भार इंटू कण का घनत्व इंटू कण का आयतन, पूरे कण का आयतन इंटू जी, ये आ गया। अब आजा ये अतिरिक्त विस्थापित आयतन कितना है, तो क्या मैं बोल दूं ये है ax, सर कैसा है इधर देख,
ये अतिरिक्त विस्थापित आयतन देख, ये रहा, ये x इंटू ए, तो ये ax इंटू जी है ना, ये ax इंटू जी बराबर रो नॉट ए एच इंटू जी, ठीक है ना, ये आ गया। तो यहां से मैं बोल दूं ए गया जी गया, ए गया जी गया, सॉरी यहां से यहाँ, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा बेटा, अरे यार क्या कर दिया मैंने, अतिरिक्त बल बराबर एम होगा ना, त्वरित करेगा ये तो कणों को, तो ये अतिरिक्त विस्थापित अतिरिक्त उत्प्लावन बल बराबर एम होगा ना, या एक ही जगह जी लिख दिया अपन ने गलती से, ये तो ये त्वरण देगा, ये तो जी नहीं घटेगा है ना, यहाँ पे ए आएगा और ये जी रहेगा, ठीक साहब। तो मैं बोल दूं ए घट गया, कैपिटल है, ठीक साहब। अब यहाँ से स्मॉल ए कितना क्या देख, स्मॉल ए बराबर, तो यहां से बोल दूं रो लिक्विड जी अपॉन रो ऑब्जेक्ट एच इंटू एक्स, ये रो लिक्विड जी अपॉन रो ऑब्जेक्ट एच इंटू एक्स। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, अगर सदिश रूप में लिखो तो ए विस्थापन नीचे हुआ, त्वरण ऊपर है, तो बस वही रो लिक्विड आ गया ना, देखो रो लिक्विड जी अपॉन रो ऑब्जेक्ट एच इंटू एक्स, यह गया ए समानुपाती माइनस एक्स, अतः एसएचएम है, ठीक है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर बराबर वही हो जाएगा अब तो आगे, तो ये वही आगे देखो, पर एक लाइन में आगे देखो अतिरिक्त बल से लिख दिया सीधा, तो मेरे को वो mg बराबर x, तो करा क्या तुमने, पहले पूरा लिख के काटा, इससे तो अच्छा मैंने डायरेक्ट अतिरिक्त लिख दिया, ओके सर। अब लेकिन फिर भी तकलीफ है सर, तकलीफ क्या, ये सूत्र याद नहीं रहता, ये बड़ा लंबा रामायण है, तो मैं बोल दूं ये यहीं से आ जा, तो एक डेरिवेशन और कर दिया, मैं यहीं पे बात कर रहा हूं। अब वो क्या कहेंगे, वो ऐसे बोलेंगे, इधर देख है ना, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक रो घनत्व के द्रव में, रो घनत्व के द्रव में डी घनत्व का एक कण तैर रहा है ना, ऐसी लैंग्वेज सेट करेंगे, डी घनत्व का जिसकी ऊंचाई h है ना, और ये क्षेत्रफल आधार का ए है, हालांकि क्षेत्रफल के काम नहीं आ रहा, इसको विस्थापित करके छोड़ दे तो एसएचएम का आवर्तकाल बताओ, और चार ऑप्शन ऐसे देंगे, ए है ना, आवर्तकाल टी बराबर बताना ए 2 पाई अंडर रूट रो लिक्विड जी अपॉन रो ऑब्जेक्ट एच, एक ऐसा दे देंगे, बी 2 पाई अंडर लिक्विड डी ना रो जी अपॉन डी एच, बी दे देंगे 2 पाई अंडर रूट डी जी अपॉन रो एच, सी दे देंगे 2 पाई अंडर रूट रो एच डी जी, डी दे देंगे 2 पाई अंडर रूट डी एच रो जी, ये चार ऑप्शन देंगे, ठीक है। दो में जी ऊपर एच नीचे और रो और डी बदलते रहे, दो में एच ऊपर जी नीचे और रो डी बदलते रहे, ठीक है, ये चार ऑप्शन दे दीजिए। अब बेटा इतना कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, सूत्र को याद तो रहता नहीं है, तो इस सूत्र को याद रखना बड़ा भारी काम है, तो सर आप क्या करें, आप तो उलझ गए, बिल्कुल सही बात है, और तू सूत्र कैसे याद करके गया, उसने डी किसी को दे दिया, रो किसी को दे दिया, सिग्मा किसी को, तो कंफ्यूजन है, ठीक साहब। मान लिया मेरे को सूत्र याद नहीं आया, उसे कैसे सोचोगे, सुनना यार एक बात बता, अगर मैं डी वही रखूं, एक एक चीज पे सोच रहे, डी वही रखूं है ना, पहले तो विमीय रूप से सोचते, आवर्तकाल पूछा है तो मैं बोल दूं टी, आवर्तकाल मतलब समय चाहिए ऊपर, आवर्तकाल मतलब समय, तो क्या मैं बोल दूं समय आना चाहिए। अब देखो डेंसिटी तो घनत्व तो दोनों घट गए, दोनों में देखो एक घनत्व ऊपर एक नीचे, चारों ऑप्शनों में घनत्व का तो कोई मैटर ही नहीं है, अब समय चाहिए तेरे को, तो क्या मैं बोल दूं जी अगर ऊपर हुआ और एच नीचे, तो ये हो जाएगा जी में लंबाई बटा समय का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, जी क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जी क्या होगा बेटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा मीटर से मीटर घट गया तो ये 1 बटा सेकंड स्क्वायर आएगा, का रूट 1 बाई सेकंड आ जाएगा, तो ये तो 1 बाई सेकंड, तो जिसमें जी ऊपर एच नीचे वो तो गए, क्योंकि इनमें तो 1 बाई सेकंड आएगा, क्योंकि जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो नीचे सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये गए, बचे ये दो जिनमें जी नीचे, तो जी नीचे से सेकंड स्क्वायर ऊपर आके मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड स्क्वायर का रूट सेकंड आ जाएगा, तो ये दो बचे। अब घनत्व कौन सा किधर आएगा, तो विमीय रूप से दो गए, दो बचे, तो चारों ऑप्शन जब वेरिएबल में हो तो वीमाए लगाओ, ठीक है। अब इनमें से कौन सा होगा, तो देखना बेटा, क्या मैं बोल दूं अगर मैं डी वही रखूं और नीचे दबा और द्रव का घनत्व बढ़ा दूं, यार एक बात बता, जब तू नीचे दबाएगा और द्रव का घनत्व बढ़ा देगा तो एक्स विस्थापित करने पे मैं बोल दूं उत्प्लावन बल खतरनाक बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे द्रव का घनत्व बढ़ेगा उत्प्लावन बल खतरनाक बढ़ेगा, क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो पहले मैंने
x विस्थापित करा हल्के द्रव में, अब ज्यादा खतरनाक द्रव में थोड़ा विस्थापित करा, x विस्थापित करा, तो मैं बोल दूं अब ज्यादा बल लगेंगे, और अब ज्यादा बल लगेंगे तो अब ज्यादा त्वरण आएगा। तो क्या मैं बोल दूं x विस्थापित करने से एकदम से त्वरण बढ़ गया, और जैसे ही त्वरण ज्यादा आएगा तो क्या मैं बोल दूं SHM जल्दी जल्दी होगा। तो जैसे ही थोड़ा सा विस्थापित करा उत्प्लावन बल का मान ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि द्रव का घनत्व बढ़ा दिया और उत्प्लावन बल का ज्यादा मान बढ़ जाएगा। तो मैं बोल दूं SHM फास्ट होगा, सरल आवर्त गति जल्दी जल्दी होगी, तो आवर्तकाल घट जाएगा। तो मैं बोल दूं आवर्तकाल घट जाएगा। तो जैसे जैसे द्रव का घनत्व, लिक्विड का द्रव का घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे आवर्तकाल घटेगा, जल्दी जल्दी SHM होंगे, जल्दी जल्दी SHM। क्यों? क्योंकि बल बढ़ गया, SHM कराने वाला बल बढ़ गया, जल्दी जल्दी SHM होंगे, है ना, होंगे, क्योंकि त्वरण बढ़ गया। समझ गया? क्योंकि बल ज्यादा लगा। तो क्या मैं बोल दूं रो बढ़ाने पर आवर्तकाल घटेगा, तो नीचे रो नीचे आएगा, तो मतलब द्रव का घनत्व नीचे आएगा, तो रो नीचे आना चाहिए। इसमें रो ऊपर आ रहा है, यहाँ रो बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं रो नीचे आएगा। अब देख ले द्रव का घनत्व नीचे आ रहा है, ये रहा तेरे सामने द्रव का घनत्व नीचे। तो जैसे जैसे द्रव, तो एनालिसिस करो, जैसे जैसे द्रव का घनत्व बढ़ेगा आवर्तकाल घटेगा। समझ में आ गई? बिल्कुल सही है सर। तो द्रव का घनत्व बढ़ने से आवर्तकाल घटेगा। सर मजा आ गया, मजा आ गया। तो ऑप्शनों पे कैसे सोचते समझ में आ गई? इसको बोलते हैं एनालिटिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एनालिटिकल फिजिक्स, लाइटिकल फिजिक्स। अरे बोलो सर, अब समझ में आया आपकी फर्स्ट रैंक कैसे थी? बिल्कुल बेटा, मैं एनालिसिस कर करके क्वेश्चन के ऑप्शन टिक कर देता था, इतने माथा फोड़ी इतने डेरिवेशन वगैरह नहीं करता। समझ गया? तो दिमाग से काम करना पड़ता, तभी तो 3 घंटे का पेपर 55 मिनट में हुआ। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से, ओके, अगले टर्न पे बात करेंगे।